बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और वंस अगेन द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन इज कंटिन्यूड विद दैट पर्टिकुलर वीडियोस। और हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात पर बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बेस करता है। और सब्जेक्ट को पढ़ने का जरूरी मकसद ये नहीं है कि इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन कर दें। इस सब्जेक्ट की बेसिस पे हमें देखना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त क्या निज़ाम चल रहा है और उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं। इस बेसिस पे स्टडी करें तो नियत बेहतर हो जाएगी। खैर बहरहाल, सो द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस इट इज। सो प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अप्रोच ECCN है। ACCA एग्जामिनर के एक्सपेक्ट करता है थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन। नाउ बेस्ड ऑन दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस डिटेल्स। देखिए, ACCA ने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिजाइन किया है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं सिलेबस के। 6 एलिमेंट्स, 6 मॉड्यूल्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं आपके पास सिलेबस के, या 6 सेक्शंस कह सकते हैं उसको। हम 1 बाय 1 करके सारे सेक्शन से बात करते हैं। हम 1 बाय 1 सेक्शंस पे क्विकली बात करेंगे कि वो उसमें एग्जाम का वेटेज क्या है, उसका थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन वेटेज क्या, लाइक दिस। और बहुत क्विक ब्रीफ about the area of the syllabus, बहुत ही क्विक। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, देखिए सबसे पहली बात जो सेक्शन ए है उसमें बताया जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है, फाइनेंशियल मैनेजर जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका यस फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एंड एनवायरमेंट। फंक्शन एंड एनवायरमेंट डेफिनेटली। देखिए असल में बात यह है कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल मैनेजर को हायर करता है और कहता है रन करो बिजनेस, मैंने तुम्हें पूरा सिस्टम दिया, रन करो। ठीक है, तो एज अ फाइनेंस मैनेजर दुनिया की कोई भी किताब उठा के देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में इनिशियल पेजेस में क्या लिखा होगा, डिफरेंट वर्डिंग्स में एक ही बात, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। सीधी सी बात है, सेठ साहब का, चेयरमैन का वेल्थ कैसे एनहेंस होगा, यह रोल है फाइनेंशियल मैनेजर का। अब आप मुझे बताएं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, मुझे हायर किया तो भाई ड्राइव करो, मेरा वेल्थ एनहेंस करके दो, तो तुम क्या करोगे? है सर आपके पास पैसे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं। आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, उसके बाद सर पैसे कहां से आएंगे, डेट या इक्विटी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ना, पैसे यहां से लाएंगे डेट इक्विटी से। ठीक है, लेकिन इसमें रिटर्न इतना होना चाहिए कि डेट और इक्विटी होल्डर को दे दें, और फिर डेट और इक्विटी होल्डर का वेल्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपिटलिज्म की दुनिया के अंदर, कैपिटलिज्म की दुनिया के अंदर डेट होल्डर एक टेम्पररी फाइनेंस प्रोवाइडर होते हैं, 5 साल 10 साल सूद की बेसिस पे, इंटरेस्ट की बेसिस पे। बाय द वे हम वर्ड इंटरेस्ट को पूरे कोर्स में सूद बोलेंगे, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज दैट इंटरेस्ट सूद हम देंगे, और जब तक 5 साल के बाद पैसा वापस कर देंगे। इतने टाइम पीरियड में हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ये सही है गलत है एक अलग बात है, लेकिन बाहर ये तरीकेकार। सो द पॉइंट इज दैट उस इन्वेस्टमेंट को फॉर्मुलेट भी करना कि भाई इसमें रिटर्न कैसे आएगा, प्रोजेक्ट करना सब कुछ। तो इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करना, राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना, ये सब फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्टीमेट जो शेयर होल्डर फाइनल हमेशा रहने वाले होते हैं, जो चेयरमैन बिजनेस के, जो ओनर होता है बिजनेस के, उनकी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, दैट्स अ पॉइंट। लेकिन डेफिनेटली कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस होगा तो वो किसी एनवायरमेंट पे बेस करेगा ना। बिजनेस ऐसी तो नहीं चलता ना, एक फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें फिस्कल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, a lot of things, मार्केट्स होती हैं, कैपिटल मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट्स होती हैं, मनी मार्केट होता है,
इसको इसके दरमियान ही चल रहा होता है, सब चल रहा होता है साहब। जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स। और इस पूरे सेक्शन को अगर मतलब एक स्पेसिफिक टनल में बंद किया जाए तो सीधी सी बात है, हमें ना क्या करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर, फॉर्मुलेटिंग, मॉनिटरिंग, फॉर्मुलेट करना और मॉनिटर करना। क्या एक सबसे पहले शेयर होल्डर के लिए, चेयरमैन के लिए, सेठ साहब के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें, नंबर 1। उसके बाद फाइनेंसिंग पॉलिसी, पैसे कहाँ से आएंगे, और उसके बाद अल्टीमेट उनको रिटर्न क्या दिया जाएगा, क्योंकि ओनर को रिटर्न देंगे इन द लिस्टेड कंपनी, जब ओनर्स को शेयर होल्डर को रिटर्न देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। इसके लिए पूरी पॉलिसी बनाना, ये रोल होता है सीएफओस का, फाइनेंशियल मैनेजर्स का। ख़वातीन और हज़रात, अब ब्रीफ अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, डिटेल सिलेबस में 100% थ्योरेटिकल एरिया ही, एग्जाम का वेटेज 5 to 10 मार्क्स। नॉर्मली सेक्शन ए के अंदर एग्जामिन किया जाता है, कभी कभार इसकी कुछ चीजें अ लिटिल बिट सेक्शन सी में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, मेजॉरिटी टाइम है सेक्शन ए। सो हम इसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट द सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी इज अबाउट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सेक्शन बी अबाउट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। वैसे एक बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट का सबसे ज्यादा दिल लगता है। इसमें एनपीवी होगा, हर कैलकुलेशन, इसमें पेबैक होगा, इसमें आईआरआर होगा। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मकसद क्या है, एआरआर भी होगा, बात करेंगे। इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुई है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुई है, उसे इवैल्यूएट करो। Evaluate the investment opportunity. Evaluate the investment opportunity. That is the key point. By the way, यहाँ investment opportunity long term होगी। Long term investment opportunity को evaluate करना। So it's about the topic जो investment opportunity है, चाहे वो new product launch करना, Toyota, it's about to launch a new product. That's an investment opportunity. आप new market में enter हो रहा हो, आप किया है, ठीक है, कोरियर कार मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर रहे हैं, दैट्स अबाउट द न्यू मार्केट्स। आप कोई दूसरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन, मर्जर्स, दैट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उसको इवैल्यूएट कर। एफएम के अंदर इट्स मोस्टली अबाउट कैलकुलेशन, दैट्स 25 to 40%, लेकिन हम इसमें थ्योरी इग्नोर नहीं कर सकते। We cannot ignore the theory. We cannot ignore the theory. ठीक है, मतलब मोस्टली कैलकुलेशन, बट 25 to 40% थ्योरेटिकल पार्ट भी आ सकता है। सर ये स्टैंडर्ड थ्योरी का मतलब क्या, हम बात करेंगे इस पर, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट होता है। एग्जाम स्कोप 15 to 25 मार्क्स एंड इट कैन बी एग्जाम एनीवेयर, सेक्शन ए, बी और सी, एनीवेयर। सेक्शन ए कैन एग्जाम, सेक्शन ए प्रीवियसली ज्यादातर सेक्शन ए, सॉरी, जो सेक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एनवायरनमेंट है वो सेक्शन ए में एग्जामिन होता है, लेकिन सेक्शन बी दैट कैन एग्जामिन एनीवेयर इन द पेपर, इन द सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी दैट्स अबाउट द बिजनेस फाइनेंस। सो एट वन पॉइंट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, द अनदर पॉइंट द बिजनेस फाइनेंस। अगर मैं सीक्वेंस से बात करूं तो एक बिजनेस को जिस एनवायरनमेंट में लेके चल रहा है विद द ऑब्जेक्टिव, दैट सेक्शन ए। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेगा, दैट सेक्शन बी। देन अमाउंट कहां से आएगा, पैसे कहां से लेके आएगा, दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट्स अ टॉपिक अबाउट लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और या तो इक्विटी या डेट्स। हम यहां पर पढ़ेंगे इक्विटी के डायनामिक्स क्या है अरेंज करने के, हम यहां पर पढ़ेंगे डेट्स जो सूद बेस्ड निजाम है उसके
डायनेमिक्स क्या है यहाँ पे, तो ये बढ़ाया जाएगा कि डेट्स है तो डेट्स के अकॉर्डिंगली लेके आओ, सारे मैटर सब कुछ है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन ये भी कर लेंगे कि वाई दुनिया का डेट्स का जो निज़ाम है वो किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर सारे वेल्थ को एक लिमिटेड लोगों के हाथ में कैसे लेके आ रहा है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। सो 12 एक अलग बात है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ऐसी बात करो, लेकिन डेट फाइनेंसिंग दोनों के डायनामिक्स। एग्जाम स्कोप 10 to 15 मार्क्स है। इट कैन बी एग्जामिन एनीवेयर, ए बी सी, कहीं भी एग्जामिन हो सकता है। सर कैलकुलेशन या थ्योरी, इट्स अ मिक्सचर, बल्कि मैं कहूंगा इसमें थ्योरी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा ही है और कैलकुलेशन कम है इधर। मैं कहूंगा रिवर्स साइड, 30% कैलकुलेशन, 70% थ्योरी। दैट्स द पॉइंट। सो नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, नंबर 3 फाइनेंस, नंबर 4 सेक्शन डी ये जो टॉपिक है बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, ये बहुत एक्सटेंसिव है एएफएम के अंदर, लेकिन लिमिटेड पार्ट यहां पर भी बताया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस वैल्यूएशन असल में ये टॉपिक ध्यान में रखेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि एबीसीडी ऑफ द फाइनेंस आपको पढ़ाया जाएगा, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे भी ना लिमिटेड बातें बताई जाएंगी, यानी कि आपको ये जरूर बताया जाएगा कि अगर न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे अप्रेज होगा। आपको ये जरूर बताया जाएगा कि अगर आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, यानी कि मशीन परचेज करना चाह रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो अप्रेजल कैसे होगा। लेकिन यहां पर तकरीबन ना होने के बराबर है इन्वेस्टमेंट कि मिसाल के तौर पे लेट सपोज एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर कर रहा है, दैट्स एक्विजिशन। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, तो वो एक्वायर कर रहे होंगे तो क्या सोच रहा हूं मैं, उबर टैक्सी सर्विस जब करीम को एक्वायर कर रहे हैं अनदर टैक्सी सर्विस, तो कैसे इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट हुई होगी। ये जो एक्विजिशन वाली इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये आप एडवांस स्टेज पे जाकर पढ़ेंगे एएफएम, लेकिन उससे रिलेटेड अ स्मॉल टॉपिक कि जब एक्विजिशन या मर्जर्स हो रहा होता है ना, तो एक्वायरर जिसको एक्वायर कर रहा होता है, यानी कि एक बैंक ए बैंक बी को एक्वायर कर रहा है, तो बैंक ए बैंक बी की वैल्यूएशन कैसे करेगा कि इज इट वर्थफुल कि एक्वायर करें ना करें। वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द एसेट तो पता है, एक वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट कैसे होता है, और ये पूरी दुनिया है, इसके ऊपर पूरा प्रोफेशन होता है कंसल्टेंसी के अंदर। तो एक्विजिशन मर्जर का मेन रोल इस जगह पे। इसी तरीके से मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ती है बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करने की, उसमें से एक जगह है एक्विजिशन मर्जर, और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं, बट लेटर ऑन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फूड कंपनी हूं और आई बीन डूइंग बिजनेस सिंस लास्ट 25 ईयर्स, लेकिन मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं एंड आई वांटेड टू बिकम लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। अब मैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा हूं। जब मैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरे ऑलरेडी 25 ईयर्स का बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो मैं जो शेयर इशू करूंगा वो पार वैल्यू पे तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि स्टेटमेंट सुनेगा, क्योंकि मेरे 25 ईयर्स बिजनेस का एक्सपीरियंस में मेरी इक्विटी की एक वर्थ हो गई है। किसकी वर्थ हो गई है? इक्विटी की। तो उस इक्विटी की वैल्यू क्या है? दैट्स बिजनेस वैल्यूएशन। पढ़ेंगे, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जैसे इक्विटी वैल्यूएशन होता है वैसे डेट वैल्यूएशन भी होता है, लेकिन लेटर बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसकी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक्विजिशन डिसीजन बोला है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए अक्सर जगह पे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली टेक्निकली इसको पढ़ेंगे ताकि आप इजीली एग्जाम को हैंडल कर सकें। इट्स अबाउट द मिक्सचर ऑफ कैलकुलेशन एंड थ्योरी। वंस अगेन मिक्सचर है, मैं कह सकता हूं कि इसमें 50-60% थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और कैलकुलेशन। एग्जाम स्कोप 10 to 15 मार्क्स।
सर इट कैन बी एग्जामिन एनीवेयर, ए बी और सी, कहीं पे भी एग्जामिन हो सकता है, एनीवेयर, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। लास्ट टू पार्ट ऑफ द सिलेबस, ई एन एफ। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, व्हाट अबाउट द ई एन एफ। देखिए एक बिजनेस को रन करने के लिए ना लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के साथ साथ शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है ना, एक मशीन में बाय करूंगा तो मैं एक छोटी सी बात करता हूं, मशीन बाय करना है तो मैं कह रहा हूं मशीन बाय करने के लिए पैसे चाहिए, वी नीड द फाइनेंस टू एक्वायर द मशीन, ओके, बट मशीन को रन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, क्योंकि मशीन की प्रोडक्शन होगी, पर सेल होगी, पर कस्टमर से पैसे आएंगे, वो तो बात की बात है। तो अगर 10 मिलियन 1 करोड़ का एक बिजनेस है, एक मशीन बाय करना है, तो उसको रन करने के लिए पैसे चाहिए ना, फ्यूल, लेबर, यूटिलिटीज। सो द पॉइंट इज दैट if we wanted to manage the business for the long term aspect as well as a finance manager, so another role of the finance manager is to manage the business of the finance for the day to day activity, and that's called working capital management. Working capital, day to day working capital management, it's more about theory and less about calculation, I must say. नॉर्मली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि कैलकुलेशन जो है ना उस पर प्योर फोकस कर लेता है, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो पता चलता है उसका तकरीबन 65% थियोरेटिकल एस्पेक्ट आ गया। मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं कि बैलेंस ऑफ द कैलकुलेशन थ्योरी, क्योंकि फर्स्ट डे से, फर्स्ट सेशन के अंदर से आप राइट अप्रोच पे काम करें। याद रखिएगा, अगर आप एयरक्राफ्ट लैंड करना चाहते हैं, क्रैश नहीं करना चाहते हैं, राइट डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी अप्रोच सही करनी पड़ेगी। अगर अप्रोच सही नहीं करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, अपना अमाउंट वेस्ट कर रहे होंगे, आप टूवर्ड्स सक्सेस नहीं जा सकते, टूवर्ड्स अंडर 45% नहीं आ सकते। दैट्स अ की पॉइंट। एग्जाम स्कोप 15 to 25 marks anywhere, that's section A, section B, section C, anywhere, कहीं पे भी एग्जामिन हो सकता है। That's a point. मैंने कहा ना आपको, लास्ट 2 sections स्मॉल एक्टिविटी है, स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज है, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंगली। एक वर्किंग कैपिटल है और एक बिल्कुल नई चीज है आपके पास, एक बिल्कुल नई चीज है। राइट साइड पे एक पिक्चर है, अगर मैं आपसे पूछूं, अपने आप को जवाब दें कि ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक वेदर है जहां पर रेनी वेदर है, डेफिनेटली एक बंदा खड़ा हुआ है और अम्ब्रेला है। इसका मतलब ये अम्ब्रेला जो है ना, इट्स अबाउट द शेल्टर, प्रोटेक्शन। देखो भाई, एंटरप्रेन्योर ना बिजनेसमैन होता है, सुपरमैन नहीं होता। सर क्या मतलब इसका? देखिए भाई, सीधी सी बात है, रिस्क होता है ना, तो जब हम दुनिया के अंदर बिजनेस कर रहे होते हैं ना, रियल वर्ल्ड के अंदर, तो नंबर ऑफ रिस्क है जो हम साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ रिस्क को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। जैसे आप हम और आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना, हम कहते हैं यार कुछ चीजों का प्रोटेक्शन ले लो, जैसे हेल्थ है उसका इंश्योरेंस करा लो, गाड़ी है उसका इंश्योरेंस करा लो, ठीक है ना। तो क्या कर रहे होते हैं, अपना जो जिंदगी चल रही होती है, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं होता ना, चल रहे होते हैं हम, लेकिन अपने आप को कहते हैं सारे रिस्क अपने शोल्डर्स पे लेके नहीं चल रहे, कुछ प्रोटेक्ट कर लो। तो उसके लिए गाड़ी की एक एक्टिविटी है तो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आई मीन शेल्टर। हेल्थ का भी शेल्टर ले लेते हैं, इंश्योरेंस होगा तो वहां इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी बिजनेस के अंदर एक एक्टिविटी, अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से हमारे एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो उसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज तो फ्लक्चुएट भी कर सकता है। रॉ मटेरियल अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे रेगुलर, और अगर हमारे लोकल करेंसी डीवैल्यू होती रही तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या इस रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्ट, दैट्स फॉरेक्स मैनेजमेंट।
फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ऐसी मैंने इंपोर्ट की बात करी, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन डिटेल्स बाद में। ऐसी बिजनेस में एक एक्टिविटी होती है बोरिंग लेंडिंग, तो उसमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर हम ये प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो उसकी कोई तरीकेकार है, यानी कि स्ट्रैटेजी होती है। फॉरेक्स और इंटरेस्ट, अगर बिजनेस फॉरेक्स एक्टिविटी में या इंटरेस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सो सिलेबस बताता है कि इन दोनों एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं ट्रेजरी फंक्शन, और ये सब शॉर्ट टर्म है। ट्रेजरी फंक्शन क्या रोल प्ले करता है? ट्रेजरी फंक्शन में फॉरेन एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे मैनेज होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। काफी टेक्निकल है, इसका एक्चुअल पोर्शन एएफएम में लिमिटेड बाद हम यहां करेंगे। इसका एग्जाम स्कोप 10 to 15 मार्क्स है, 10 to 15 मार्क्स, और ये सेक्शन ए एंड बी में एग्जामिन होता है बस। सी के अंदर बहुत लिमिटेड ना होने के बराबर ए और बी में। ये टेक्निकल बहुत है और इसमें कैलकुलेशन थ्योरी दोनों इन्वॉल्व है। मोर अबाउट थ्योरी पेपर में जो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है थ्योरी, और लिमिटेड अबाउट द कैलकुलेशन, यानी कि मैं कहूंगा 30-35% कैलकुलेशन, 60-65% थ्योरी। मैं ज्यादा करके थ्योरी बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छा प्लान कर सकें। जिस बात से डरते हैं ना उसको अच्छा प्लान कर लें। ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं 70% थ्योरी आएगा, अब अगर मिसाल के तौर पे 40% थ्योरी आ गया, 50% थ्योरी, तो आपने कवर किया हुआ ना अपना आप, कैलकुलेशन तो करेंगे ही करेंगे, दैट्स ऑल। तो हम सबको बैलेंस लेके चलेंगे, दैट्स अ की पॉइंट। सो दैट इज व्हाट अबाउट द सिलेबस एरिया। हमने फर्स्ट क्या किया, हमने सबसे पहले बात की कि फाइनेंशियल मैनेज, व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम अपना माइंडसेट कैसे करें। तो माइंडसेट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, नंबर 1। नंबर 2, एसीसीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन है, थ्योरी बेस्ड कैलकुलेशन। नंबर 3, सिलेबस एरिया क्या है, उसी बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे सिलेबस घूम रहा है, दैट्स अ पॉइंट। सर फॉर्मेट, देखो भाई जो F5 से फॉर्मेट चला रहा है ना वही है, कुछ अलग तो है नहीं। अगर आपका फर्स्ट पेपर है तो आप देख लीजिए, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में OTQs होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट तरीके से, हर एक का 2 मार्क्स है, टोटल 30 मार्क्स होगा, इट्स सिंपल। सेक्शन बी OT केसेस होते हैं, ठीक है ना, OT केसेस के अंदर 3 केसेस होंगे डिफरेंट, हर एक के अंदर 5-5 के क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे से, टोटल 30 मार्क्स हैं, टोटल 60 मार्क्स ए और बी सेक्शन का। और सेक्शन सी CRQs होंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स का होगा, और ये पूरा पेपर थ्योरी प्लस कैलकुलेशन होगा। कहीं पर भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, कहीं पर भी कैलकुलेशन है। ये सिलेबस का के एग्जाम का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। जो सेक्शन ए और बी है उसमें, सेक्शन ए और बी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट OTs जो हैं वो इस तरीके से होते हैं जो नॉर्मली आप देख रहे होते हैं सारे पेपर्स के अंदर। मल्टीपल चॉइस हो सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स हो सकता है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स पे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ 2 और लाइक दिस। ब्लैंक्स हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकती है, टेक्नोलॉजी उसको हो सकता है, हॉटस्पॉट और हॉट एरियाज हो सकते हैं। मतलब ये वही है जो कि आप प्रीवियस कर रहे हैं, और डिफरेंट तरीकों से हम भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। CRQs, क्या आपके पास पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन होगा और राइट साइड पे आपके पास स्प्रेडशीट और वर्ड दोनों का मैटर होगा आपके पास। ACCA का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके थ्रू भी वर्कआउट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट। ये FM का पासिंग रेशो जो मैंने लास्ट 10 अटेम्प्ट्स का एक जगह पे ग्राफिकल बता दिए। देखिए बड़ा बम्पी सिचुएशन है। अगर आप ये दिसंबर 18 से लेकर जून 21 तक का है, जून 21 तक का है,
तो अगर आप ये देखें तो बड़ी बम्पी सिचुएशन है। हम बेटर प्लानिंग के लिए इसको ये कहते हैं अंडर 45%, एवरेज 45%। हमें अपने आप को प्लान करना है कि 45% रिजल्ट है, तो हम किस तरह से अंडर 45% आए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। दैट्स अ की पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रैक्ट है एग्जामिनर रिपोर्ट्स का। व्हाट आर द कॉमन रीजंस ऑफ द फेलियर। एफएम के अंदर क्या कॉमन रीजंस है फेलियर्स के अंदर, इनिशियल डिस्कस कर लेते हैं। और मैं और आप दोनों, हम दोनों का जो इंपॉर्टेंट है, मेरा डिलीवर करने में जो सक्सेस है ताकि आप पास हो जाएं, और आपकी एफर्ट्स करने पर जो सक्सेस है, दोनों की सक्सेस इस बात, पता है किस बात पे डिपेंड करती है, हम कितने ऑनेस्ट हैं। हम कितने ऑनेस्ट हैं, मैं भी कितना ऑनेस्ट हूं और आप भी अपनी स्टडी से कितना ऑनेस्ट हैं। तो ऑनेस्ट होने के लिए सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है ना, उसके अंदर हमें यह देखना पड़ता है कि उस प्रोजेक्ट के फेलियर के रीजंस क्या हो सकते हैं, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि आपके सीनियर्स ने क्या किया, जिसमें एग्जामिनर रिपोर्ट में ये चीजें लिखी हुई हैं, तो वो आप ना करें। तो हम कॉमन रीजंस ऑफ द फेलियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहली बात, आप प्रैक्टिस नहीं करते पेपर्स की, नॉट इनफ प्रैक्टिस ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, ये सब क्या है, ये सब एग्जामिनर रिपोर्ट में बताए गए कि जो सीनियर्स ने आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में लोगों ने मिस्टेक किए हैं, और वो मिस्टेक्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपके आंसर्स में। ये रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है कि भाई स्टूडेंट्स से ये फीलर आया है, उसने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। पुअर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। स्टूडेंट ने सारे पार्ट्स अटेम्प्ट नहीं किए, कैलकुलेशन कर लिया, थ्योरेटिकल छोड़ दिया, थ्योरी में एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट नहीं किया। अगर थ्योरेटिकल पार्ट किया भी है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया प्रॉपर, नॉट एक्सप्लेनिंग द आंसर्स। उसके बाद सेलेक्टिव स्टडीज, यानी कि जो पास पेपर को बेस बना के लिमिटेड एरिया जो आता है बस उसको अटेम्प्ट, बस वो पढ़ के चलेगा। तो वहां नजर आया लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज, यानी कि आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, एग्जाम को हैंडल नहीं किया, पैनिक हो गए एग्जाम के अंदर, पैनिक हो गए। जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ा, रीड द सॉल्यूशन डायरेक्टली, जस्ट रीड द सॉल्यूशंस एंड डोंट ट्राई टू रीड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये कॉमन रीजंस हैं फेलियर्स के। Why do any student fail? फेल क्यों होता है स्टूडेंट? ये रीजन है सर। ये आपने हमें ना हमारी औकात दिखा दी, मतलब पिक्चर दिखा दी हमें। ये वो रीजन हैं फेलियर के। सर ये बताएं इसको ओवरकम कैसे करना है। असल बात तो ये है ना कि हाँ भाई ये क्या है, ओवरकम कैसे करना है। सबसे पहली बात, ये कुछ भी स्लाइड पे लिखा है ना, इससे पहले राइट साइड पे जो कि एक पिक्चर है ना उसको फोकस करना है, आराम से फोकस करना है इसको। क्या व्हाट दिस पिक्चर शोइंग, मतलब क्या पिक्चर शो कर रहा है। अगर ये आपका टारगेट है ना, दिस वन इज द टारगेट, तो आपको एफर्ट्स करनी है, एफर्ट्स करनी है। क्या वो टारगेट को मीट करें। जब एफर्ट्स करते हैं ना तो मल्टीपल टाइम गलत हो जाता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अपने टारगेट्स को मीट करते हैं। इस पिक्चर का यह मतलब नहीं है कि आप एफएम को पहली मर्तबा एग्जाम दें, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, पांचवी मर्तबा पास करें। नहीं नहीं, आप एफएम के अंदर फर्स्ट टाइम जब एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, उससे पहले एग्जाम के बारे में प्रैक्टिस करें, ऐसे कि जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। यानी कि एग्जाम
को पहले सैमुलेट करें, पहले असेस करें कि एग्जाम में अगर मैं बैठा हूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम में बैठा हूंगा तो क्या वर्किंग करूंगा, रियलाइज तो करें। हम नॉर्मली स्टूडेंट जो है ना, पता है क्या है, एग्जाम को फेस करता है पहली मर्तबा एग्जामिनेशन हॉल में, ना मॉक की प्रिपरेशन करता है, ना सोचता है कि क्या होगा उस पॉइंट पे। तो वो कहते हैं ना, मौत से पहले मौत की तैयारी, तो एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी तो करो यार, दैट्स अ पॉइंट। ये है वो जो पीछे सारे रीजंस है ना, उनको ओवरकम कैसे करें ये बताओ। सबसे पहली बात प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने लिखा है एग्जाम सैमुलेट। मैं नहीं मानता प्रैक्टिस, मैं कहता हूं एग्जाम सैमुलेट करो। क्या मतलब? सैमुलेट का मतलब पता है क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पास पेपर का क्वेश्चन दिया, वो 20 मार्क्स का है। आप 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन CRQs का फॉर्मेट, ACCA के ब्लैंक, जो ब्लैंक फॉर्मेट है ना, उसमें ओपन करें, या अगर ACCA का फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो वहां पर ओपन करें। 20 मार्क्स का मतलब है कि आप सबको पता होना चाहिए कि टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है। अगर 3 आवर्स का पेपर है, 180 मिनट्स हैं, 100 मार्क्स हैं, तो उसका मतलब है 1.8 मिनट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 20, तो उसका मतलब 36 मिनट्स। आप अज्यूम करें उस वक्त आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले बात, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल को करें स्विच ऑफ, जहां बैठे वहां पे शट डाउन करें डोर, सिस्टम ओपन करें, अज्यूम करें यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, फील तो करें अगर मैं एग्जाम में हूंगा, अगर मुझे मौत आ गई तो मौत का फरिश्ता मुझसे सवाल पूछेगा तो जवाब क्या देंगे? आप फील ही नहीं कर, रियलाइज ही नहीं कर। इसको कहते हैं सैमुलेशन। प्रैक्टिसिंग नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोस्त भी हैं साथ, मोबाइल भी चल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, कोई फायदा नहीं। सैमुलेट करें, रियलाइज द एग्जाम बिफोर द एग्जाम, दैट्स फर्स्ट थिंग। जब आप ये काम करेंगे ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्योंकि आपको फील होगा यार ये तो हुआ नहीं 36 मिनट्स, अब मैं क्या करूं अगला क्वेश्चन। हम आपको बताएंगे कि उसको ओवरकम कैसे करना है, लेकिन वो लेटर ऑन आगे बात होगी। जब आप ये वर्किंग हम आपको सपोर्ट करेंगे टू हैंडल द एग्जाम, हम आपको सपोर्ट करेंगे टू हैंडल द टाइम मैनेजमेंट, लेकिन परफॉर्म आपको करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। गारंटी नहीं दे सकता, अश्योर कर सकता हूं, पास बेसिस पे जिन लोगों ने एक्टिविटी की है क्वालिफाई करते हैं। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब होता क्या है, एक रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनपीवी एंड कमेंट। तो जाके मार्किंग स्कीम में देखा तो कैलकुलेट द एनपीवी एंड कमेंट, कैलकुलेट द एनपीवी के 6 मार्क्स हैं, एंड कमेंट के 4 मार्क्स हैं। आपने कैलकुलेट द एनपीवी कर लिया और जहमत ही नहीं की, एंड के बाद भी कुछ लिखा हुआ है। भाई अल्लाह का वास्ता है, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है ना, कैलकुलेशन भी, थ्योरी भी। थ्योरी में भी अगर ऐसी चीज लिखी हुई एंड से पहले एंड के बाद, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। फिर यू आर गुड इनफ फॉर कैलकुलेशन बट नॉट गुड एज फॉर एक्सप्लेनिंग द आंसर। हाउ टू राइट द आंसर वी विल टेल यू, बट व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि राइट द आंसर पे जो मार्किंग स्कीम पे लेके चलना है, जैसे बताया जाएगा वैसे आपको करना है। और उसके बाद में कहूंगा प्लीज बी ऑनेस्ट। पास पेपर सिलेबस कवरेज के लिए नहीं होता, पास पेपर प्रैक्टिस के लिए होता है, सैमुलेशन के लिए। सिलेबस कवर होता है ACCA का सिलेबस डॉक्यूमेंट, स्टडी टेक्स्ट, कंप्लीट पढ़ा करें सिलेबस को। आप कहते हैं पास पेपर पढ़ के हम चले जाएं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपका नॉलेज जो है ना वो पूरे सिलेबस एरिया का होना चाहिए, पूरे सिलेबस एरिया का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एग्जाम से पहले अगर एग्जाम की एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस होके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम को हैंडल करने का तरीका आएगा। दैट्स कॉल्ड नॉट पैनिक इन द एग्जाम।
एंड फाइनली क्वेश्चन को रीड करना भी एक आर्ट है, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे कैसे केयरफुली रीड करना है एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और फिर आप सेल्फ अटेम्प्ट करें। अगर आप इन चीजों को कवर करेंगे तो ये सारी चीजें इक्वल टू होती हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब पता है क्या है? जब आप अपने आप से पूछेंगे 3 महीने के एंड में, 3 मंथ्स के एंड पे, 10 वीक्स के एंड में, अपने आप से पूछेंगे क्या मैंने मेहनत की है, और आंसर अंदर से आया ना यस, ये होती है ऑनेस्टी। जब आप अपने रब से दुआ मांगेंगे और आपकी आंखें भीग जाएंगी ना, तो समझ जाएंगे आपने मेहनत करी है, वरना वो मेहनत नहीं होती। तो अपने आप से ऑनेस्ट हो, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक छोटी सी बात, वाई FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद तबानीज ई-अकेडमी। मैं अपना नाम नहीं ले रहा, तबानीज ई-अकेडमी। द ओनली रीजन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, we are the only platinum status college in Pakistan South region, और प्लैटिनम स्टेटस का सिर्फ एक्सक्लूसिव, वन ऑफ द एक्सक्लूसिव रीजन जो है, सबसे मेन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंस नंबर ऑफ ईयर्स हमारा पासिंग रेट ग्लोबल रेट से हायर है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो हम बताते हैं उस तरीके से जो कि एक्चुअल एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। दैट्स अ पॉइंट। जनाब, किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेशन एग्जीक्यूट करेगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, वो सुन लीजिए अच्छी तरीके से। ये कोर्स जो डिजाइन हुआ है, ये टोटल 100 आवर्स का है। टोटल प्रिपरेशन के 80 आवर्स हैं, जो 7 वीक्स पे बेस करते हैं। आप अपने आवर्स को एलोकेट कर सकते हैं, जो टोटल कोर्स को 7 वीक्स पे। 20 आवर्स रिवीजन आवर्स होते हैं। आपको वीकली टारगेट्स मिला करेंगे, जो वीकली बेसिस पे आपको वर्कआउट करना है। रेगुलर हमारा लाइव सेशन होगा वीकली, जो फिक्स स्केड्यूल आपको मैनेजमेंट बताएगा। आपको ट्यूटर असिस्टेंस मिलेगा विद व्हाट्सएप क्लासरूम, आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लासरूम में भी, और जो लाइव सेशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करके। और आपको असाइनमेंट जो भी बताए जाएंगे वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और आपको रेगुलर फीडबैक मिलेगा। दैट्स हाउ द सेशन एग्जीक्यूट। मोरओवर, जो मटेरियल हम आपको डिलीवर करेंगे एकेडमी, वो कोर्स नोट्स होंगे, सजेस्टेड आंसर्स होंगे, सेलेक्टेड, पूरे कोर्स के नहीं। सजेस्टेड आंसर्स का मतलब है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट अगर होगा तो पास पेपर का सोल्यूशन नहीं, स्टूडेंट कैलिबर का आंसर कैसा होना चाहिए, वो हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट देंगे। पास पेपर का क्वेश्चन बैंक होगा, जो ई बैंक होगा, आपको मिलेगा। आपके पास कैप्लान का स्टडी टेक्स्ट हो, कैप्लान का रिवीजन किट होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये कोर्स मटेरियल है। ये FM के पास पेपर्स की, पास एग्जाम्स जो इस वक्त वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स हैं। CB फॉर्मेट पे FM के 5 एग्जाम्स अवेलेबल हैं। FM मार्च जून 2021 सेक्शन C के दोनों क्वेश्चन CB फॉर्मेट पे अवेलेबल है, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपने आईडी से लॉग इन होके ACC के काम कर सकते हैं। FM सितंबर दिसंबर 20 का भी है, सेक्शन C ओनली। लेकिन ये जो 3 एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट एग्जाम है। FM एग्जाम 1 फुल एग्जाम है, एग्जाम 2 प्रैक्टिस एग्जाम 1, प्रैक्टिस एग्जाम 2 एंड प्रैक्टिस एग्जाम 3। दैट्स 3 तो नहीं, वो स्पेसिमेन लिखा हुआ है। ये फुल एग्जाम अवेलेबल है, लेकिन ये CB फॉर्मेट पे। पास एग्जाम्स प्रैक्टिस भी जो CB फॉर्मेट पे नहीं है, वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो मैनुअल पेपर्स के थ्रू है वो सारा। तो ये 7 और 5 12 अटेम्प्ट्स के एग्जाम्स अवेलेबल हैं ACC की वेबसाइट पे, जो पूरा बैंक है। मैं ये समझता हूं कैप्लान प्लस दीज क्वेश्चन बैंक, इट्स गुड इनफ, इट्स मोर इनफ टू सक्सेस फॉर द सक्सेस ऑफ AFM एग्जाम, अगर इसको सही तरीके से किया जाए। कोई जरूरत नहीं है आपको दूसरा स्टडी टेक्स्ट पिक करने को, सारी चीजें जो टेक्स्ट हमने बताया है और ये ACC के जो प्रैक्टिस मटेरियल, दैट्स गुड इनफ। फाइनली मैं सिर्फ ये कहूंगा कि
ऑनेस्टी के साथ अगर हम 4 स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इजीली सक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप नॉलेज गेट करें और एग्जाम टेक्निक, हमारे लेक्चर्स में नॉलेज होगा और एग्जाम टेक्निक होगा। हमारे लेक्चर्स में एक गाइडलाइन होगी कि सेल्फ अटेम्प्ट करें कुछ क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स को। तो सबसे पहली बात, हमारे लेक्चर्स चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चंस। नंबर 2, रीडिंग मटेरियल, मॉक एग्जाम, दैट्स इक्वल्स टू सक्सेस इंशाअल्लाह ताला। टोटल प्रिपरेशन का टाइम, ये जो आपका पूरा रोड मैप है, वो रोड मैप ये है कि 8 वीक्स आपका प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए, 1 वीक रिवीजन टाइम होना चाहिए, 1 वीक और लास्ट वीक में मॉक एग्जाम और उसकी ब्रीफिंग। दिस इज व्हाट अबाउट द रोड मैप। फाइनली बस मैं ये आपसे कहूंगा, जस्ट फॉर द मोटिवेशन, ये जो पिक्चर्स हैं दैट्स नॉट अबाउट द फोटोशॉप, ये फोटोशॉप नहीं है, ये रियलिटी है लाइफ की। अगर आप उसको फील करें, मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, इफ these people can do the things according to this manner, चाहे वो साइकिलिंग हो चाहे वो टेनिस हो, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे अपने नजरिए के मुताबिक इंसान ने डिक्शनरी में एक वर्ड लिखा हुआ है कैपेसिटी, और मैं ये नहीं समझता कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को इस तरह से बनाया कि ह्यूमन बीइंग की कोई कैपेसिटी हो, क्योंकि एक छोटी सी बात, ये बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, कि इंसान समंदर पे चल नहीं सकता लेकिन बड़े बड़े शिप ज़रूर बना लिए, हवा में उड़ नहीं सकता लेकिन एयरक्राफ्ट बना लिए हमने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपकी कोई कैपेसिटी की लिमिटेशन नहीं है, और इस बेसिस पे आप FM हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, दैट्स गुड इनफ मटेरियल। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करें और अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, तो आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं विद आवर गाइडलाइन इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। और बस आखिर में ये कहूँगा, ये सब्जेक्ट कैपिटलिज्म के ऊपर बेस करता है, ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट उसलिए पढ़ा जाए कि इसी निज़ाम के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो जाएँ, बल्कि निज़ाम को डाइल्यूट करने के लिए भी पढ़ा जा सकता है। सिर्फ नियत की बात होती है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम, वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन।